नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे की अहम भूमिका रही। आज बाला साहब ठाकरे की 9वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग सुबह से ही पहुंचने लगे। बाला साहब ठाकरे का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 23 जनवरी 1926 को हुआ था। बाला साहब पहले एक कार्टूनिस्ट थे और बाद में एक राजनेता बने। 1960 में मार्मिक नाम से अपनी खुद की पॉलिटिकल मैगजीन शुरू की। इसके पश्चात उन्होंने 1966 में शिवसेना के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। करीब 4 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति को अपने दम पर चलाने वाले शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे आज ही के दिन 17 नवंबर 2012 को 86 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आज महाराष्ट्र में सरकार कहां है, यह पूछने की नौबत आ गई है। यहां सरकार का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें कोई मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। महाविकास आघाड़ी सरकार का हर मंत्री खुद को मुख्यमंत्री मान रहा है। मंगलवार को ही महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के बयान की आलोचना की है। संजय राउत ने कहा है कि अच्छी बात है कि महाविकास आघाड़ी सरकार का हर मंत्री खुद को मुख्यमंत्री मान रहा है। केंद्र की मोदी सरकार में इसे लोकतंत्र की ताकत बताते हुए कोई भी मंत्री यह नहीं सोचता कि वो मंत्री है। इस राज्य का हर नागरिक मुख्यमंत्री है। जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तो सबको लगता है 11 करोड़ जनता को कि मैं ही मुख्यमंत्री बना। और ये बहुत बड़ी बात होती है लोकतंत्र में कि आम आदमी को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं सत्ताधारी हूँ, ये सत्ता मेरी है, ये राज्य मेरा है। इसलिए अगर देवेंद्र जी ने ये मान्य किया है कि इस राज्य की हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, ये मेरी सरकार है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनके देश भर में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कंगना रनौत अभी खामोश नहीं हुई हैं। एक्ट्रेस ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। इस बार उनका बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगत सिंह को लेकर है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक न्यूज़ की कटिंग और 2 लंबे मैसेज पोस्ट किए हैं। इनके जरिए एक बार फिर से कंगना ने भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर अपना पक्ष रखा है। पहले मैसेज में कंगना ने लिखा कि जो आज़ादी के लिए लड़ थे उन्हें सत्ता के भूखे और चालाक लोगों ने अपने मालिकों के हवाले कर दिया था। ये वही लोग थे जिनमें उनका शोषण करने वालों से लड़ने या अपने गर्भ खून को जलाने उबालने का साहस नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कोई थप्पड़ मारे तो एक और थप्पड़ के लिए अपना दूसरा गाल आगे कर दो, इस तरह से आज़ादी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को आज़ादी ऐसी ही मिलती है, इस तरह केवल भीख मिलती है। इसलिए अपने हीरोज़ को बुद्धिमानी से चुनें। दूसरी पोस्ट में कंगना ने लिखा कि गांधी ने कभी भी भगत सिंह या नेताजी का सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत हैं जो बताते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप किन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन सबको अपने दिमाग के एक ही बक्से में एक साथ रखना और इनके जयंतियों पर शुभकामनाएं देना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में ये चुप्पी बहुत गैर जिम्मेदाराना है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज कंगना रनौत द्वारा की गई महात्मा गांधी की आलोचना का जवाब देते के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। अभी हमने देखा है कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। चीन लद्दाख में घुस गया है, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, चीन और भी जगह पर घुस रहा है। कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है और बहुत कुछ इस देश में चल रहा है। और ये मैडम को मालूम होना चाहिए कि आज देश की हालत क्या है। महात्मा गांधी विश्व के नायक थे। कुछ विचार ऐसे होते
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करेगी। ये राष्ट्रद्रोह है और इसका कांग्रेस की तरफ से पूरा निषेध किया जाता है। जो उनको पद्मश्री दी है तुरंत राष्ट्रपति महोदय ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उसका पद्मश्री को उनके वापस लेना चाहिए। और बीजेपी जो बार बार सपोर्ट उसको कर रही है, ये बीजेपी ने भी अपना उसमें खुलासा करना चाहिए कि यह ऐसे वक्तव्य को वो क्या समर्थन करते हैं, क्या विरोध करते हैं, क्योंकि ये बातें अब ज्यादा नहीं चलेंगी और इस तरह अगर चलेंगी तो देश में क्या लोगों का उद्रेक करना बीजेपी चाहती है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा है। मलिक ने कहा है कि कंगना के जरिए महात्मा गांधी की चरित्र हनन करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि बापू एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं। लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस तरह से कंगना रनावत ने महात्मा गांधी जी के को लेकर अपमानजनक बातें कही है, हमें लगता है एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से देश में महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जो देश के स्वतंत्र सेनानी हैं उनका चरित्र हनन करने का काम किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, गलत इतिहास बताकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में कंगना रनावत ने बातें की हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि बापू एक व्यक्ति नहीं। मुंबई के एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े जन्म से ही मुस्लिम है, ऐसा दावा बीएमसी ने कोर्ट में दस्तावेज सौंप कर किया है। अगर समीर वानखेड़े मुसलमान हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के धर्म पर संदेह जताया था। उन्होंने दावा किया था कि वानखेड़े मुसलमान हैं। इसके लिए उन्होंने वानखेड़े का जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र भी मांगा था। इसके बाद मामला मुंबई हाईकोर्ट में चला गया था। इस सिलसिले में बीएमसी से वानखेड़े के संबंध में दस्तावेज भी मांगे गए थे। देखने में आया है कि वानखेड़े के दस्तावेज में कई खामियां हैं। इन सभी दस्तावेजों को बीएमसी ने कोर्ट में जमा कर दिया है। समीर वानखेड़े के प्रमाण पत्र से उनके खिलाफ फैसला आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी ने निष्कर्ष निकाला है कि वानखेड़े जन्म से ही मुस्लिम है और इन दस्तावेजों को अदालत में जमा कर दिया गया। हालांकि बीएमसी ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। कल अदालत में इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई होगी। अब सभी का ध्यान इस बात पर है कि कल अदालत में क्या होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के नए आवास शिव तीर्थ का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय के बाद हुई मुलाकात में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल 29 नवंबर को संजय राउत की बेटी की शादी है। संजय राउत राज ठाकरे को शादी में आमंत्रित करने के लिए उनके घर आए थे। राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के बाद संजय राउत पहली बार उनके घर आए थे। पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहे भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार मिल गया है। पाकिस्तान की संसद में हुई संयुक्त मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कुलभूषण जाधव को सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। 51 साल के रिटायर्ड नौदल अफसर कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में दहशतवाद और एजेंट के आरोप में पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस की अनुमति नकार दी गई थी और फांसी की सजा के खिलाफ भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चला गया था। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान की बात सुनने के बाद जुलाई 2019 में एक निर्णय जारी किया था जिसमें कुलभूषण जाधव को भारत का कॉन्सुलर एक्सेस देने के आदेश दिए गए थे और जाधव की सजा पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा गया था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को बुधवार को मुंबई के किला कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है।
कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर कर देते हुए परमवीर सिंह को फरार घोषित किया। परमवीर सिंह को 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ऐसे में अगर उस समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुंबई के गोरेगांव के एक वसूली के मामले में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई बार समन भेजा था, लेकिन वो पूछताछ और जांच के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे। परमवीर सिंह के साथ विनय सिंह और रियाज भाटी को भी फरार घोषित किया गया है। जब बार बार समन भेजे जाने के बाद भी परमवीर सिंह हाजिर नहीं हुए तो क्राइम ब्रांच ने अतिरिक्त मुख्य महादंडाधिकारी न्यायालय में उन्हें फरार घोषित करने की अपील की थी। महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सलमान खान और मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद लेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम समुदाय के इलाकों में कोविड-19 तैयार करने के लिए मद्देनजर एक्टर सलमान खान और धार्मिक नेताओं की मदद लेने पर विचार कर रही है, क्योंकि इन इलाकों में कई लोगों को वैक्सीन लेने से कई लोग झिझक रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ इलाकों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। देश में कोरोना से होने वाली मौत के मामले में बीते जुलाई में तीसरे पायदान पर रहने वाला महाराष्ट्र अब चौथे पायदान पर है। मृत्यु दर में पहले नंबर पर पंजाब है, दूसरे पर उत्तराखंड, तीसरे पर नागालैंड राज्य है। चौथे पायदान पर रहने के बावजूद महाराष्ट्र की मृत्यु दर में भले ही बढ़ोतरी हो रही हो, लेकिन मौतों की संख्या कम ही रही है। जुलाई में मृत्यु दर 2.02% था, जो अब 2.12% तक पहुंच चुका है। यह मृत्यु दर सितंबर से लेकर अभी तक बरकरार है। बीते एक महीने में राज्य में हुए कोरोना मरीजों की मृत्यु की संख्या का आकलन करें तो राज्य में हर घंटे कोरोना से औसतन 1 लोग की मौत हो रही है, जो राहत की बात है। ठाणे जिले में कोरोना संक्रमण के बाद शहर के माजीवाड़ा परिसर में मनपा की तरफ से शुरू किया गया ग्लोबल कोविड अस्पताल कैंसर अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात की जानकारी दी है। MMRDA और MCHI के विशेष सहयोग से बना 1060 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह पैथोलॉजिकल लैब, एक्सरे आदि सुविधाएं अस्पताल में 500 बेड ऑक्सीजन, 500 बिना ऑक्सीजन तथा डायलिसिस सेंटर में 80 बेड ICU के। अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 12 पर हो गई है। अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल में लगी आग की दुर्घटना में 11 मरीजों की मौत हुई है और 6 मरीज गंभीर रूप से घायल थे। इन घायल मरीजों में से एक मरीज की आज सुबह मौत हुई है। लक्ष्मण आसाराजी सवालकर ऐसा मृत मरीज का नाम है, जो कि सेवागांव तहसील के बोधे गांव का रहने वाला था। नंबर को सिविल हॉस्पिटल अहमदनगर यहाँ के जो आईसीयू डिपार्टमेंट था, वहाँ पे जो आग लगी थी उसमें 11 जो अपने पेशेंट थे उनका डेथ हो गया था और जो 6 पेशेंट जख्मी थे वो सीरियस थे। उनको महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो हॉस्पिटल है उसमें से साइदिफ हॉस्पिटल में 4 और नोबेल हॉस्पिटल में 2 रुग्ण भर्ती किए थे। उसमें से एक रुग्ण जो वेंटिलेटर पे था वो सीरियस था। लक्ष्मण आसराजी सावलकर करके, उम्र उनकी 60 वर्ष और बोधेगांव के रहने वाले थे। उनका आज सुबह 6-6:15 के बीच में देहांत हो गया। महाराष्ट्र राज्य में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बुल्डाना जिले के खामगांव स्थित बस डिपो में सहायक मैकेनिक के पद पर कार्यरत विशाल अम्बालकर नाम का एक कर्मचारी ने रात करीब 9 बजे अपने गांव में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। विशाल की बीती रात खामगांव उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा है कि उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत
गंभीर है। उधर एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी रहने के कारण उनके परिजनों का कहना है कि इसी तनाव के चलते विशाल ने जहर खाया था। एसटी कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से राज्य में हड़ताल पर हैं और राज्य सरकार में विलीनीकरण की मांग कर रहे हैं। सतारा जिले के एसटी डिपो चालक संतोष वसंत शिंदे आसगांव पिछले 5 दिनों से तनाव में थे। उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। आसगांव में एसटी चालक संतोष शिंदे का अंतिम संस्कार रोका गया। परिजनों का आरोप है कि कम वेतन और हड़ताल के कारण मरने वाले कर्मचारी तनाव में थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। आम जनता सोच रही है कि सरकार किस संतुष्टि का इंतजार कर रही है। फिलहाल निगम का सरकार में तत्काल विलय की मांग जोर पकड़ रही है। आज से शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन 10,000 ऑफलाइन प्रवेश पास वितरित किए जाएंगे। अहमदनगर जिलाधिकारी की ओर से निर्णय लिया गया है। इलाके के इन दिनों में अहमदनगर में कोरोना रोगियों की संख्या भी काफ़ी कम हुई है, इसलिए शिरडी में श्री साईं बाबा संस्थान से 10,000 से ज़्यादा ऑफलाइन पास के वितरण की अनुमति दी गई है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म बधाई 2 की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। इस बात की जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके दी। पहले यह फिल्म 28 जनवरी 2022 को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसे 4 फरवरी 2022 को रिलीज किया जाएगा। जंगली पिक्चर्स ने पोस्ट शेयर करके लिखा है, रिलीज शेड्यूल में बदलाव के कारण बधाई 2 की रिलीज डेट 4 फरवरी 2022 कर दी गई है। टेलीविजन डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 4 के होस्ट राघव जुआल को हाल ही में असम की कंटेस्टेंट को चाइनीज बोलना भारी पड़ गया। होस्ट ने नॉर्थ ईस्ट की कंटेस्टेंट गुंजन सिन्हा को स्टेज पर बुलाते हुए चाइनीज कहा था, जिसके बाद से ही उन पर नस्लवाद करने के आरोप लग रहे हैं। विवाद ज़्यादा बढ़ने के बाद राघव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माफ़ी मांगी। राघव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी कर लोगों को गलतफहमी दूर करते हुए माफ़ी मांगी है। होस्ट ने वीडियो में कहा है कि हेलो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी क्लिपिंग वायरल हो रही है, जिसके बाद मुझे हेट कमेंट मिल रहे हैं, रेसिस्ट कहा जा रहा है। इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे दिसंबर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन से शादी करने जा रही हैं। एक्ट्रेस पिछले कई दिनों से अपनी शादी की खबरों पर चुप्पी साधी हुई हैं। हालांकि हाल ही में हुई उनकी बैचलर पार्टी उनकी शादी के सबूत है। इसी के साथ आज महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए बस इतना है।